ऑल राइट, तो इफ यू रिमेम्बर कल हमने रिजिड बॉडी क्या होता है वो इंट्रोड्यूस किया था. तो इफ यू अप्लाई एनी अमाउंट ऑफ फोर्स द शेप ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स फिक्स. दिस वाज रिजिड बॉडी. और आपको याद होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने डिफाइन किया था. एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स व्हाट, एज आई टोल्ड यू, if I have any random shape body, this random shape body can be anything. It can be a disc, it can be a rod, whatever it is. तो जब ये random shape body rotate होगा तो each particle of the body performs circular motion about a common center, and a line passing through this common center is called as axis of rotation, right? Next task is to find out what is kinetic energy of a rotating body. And जैसे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में हमने देखा, what did we saw? We saw that there is something called as inertia, जो बॉडी के स्टेट को चेंज होने में अपोज करता है. वैसे रोटेशनल मोशन में भी एक इनर्शिया आएगा जिसको हमने रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला था. उसका इक्वेशन हाउ इट अपीयर्स वो आज हम देखने वाले हैं. टू स्टार्ट ऑफ विथ, किसी भी फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. सेकेंड थिंग इज पहले उसको डिफाइन करो, अच्छे से बता दो कि वो बॉडी क्या है, प्रॉब्लम इन हैंड क्या है. सो लेट अस स्टार्ट विथ कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप. व्हाई एनी शेप? बिकॉज प्रैक्टिकली it is of any shape. You can take the shape you want. Only thing is this body should be a rigid body. मैं इसको intentionally थोड़ा flatten कर रहा हूँ, right? Just to avoid some kind of confusion which later appear. तो हमारे पास ये एक body है, rigid body है. मान लेते हैं ये rigid body जो है it will rotate about some axis passing through point O. यहाँ से रोटेट होगा. जैसे दरवाजा वो एक कॉर्नर से रोटेट होता है, तो ये बॉडी इट विल रोटेट फ्रॉम सम एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. देन एग्जाम में लिखते टाइम कैसे लिखेंगे? कंसीडर अ रिजिड बॉडी which is rotating with constant angular speed omega about an axis of rotation passing through point O and perpendicular to this body. Let the body is made up of n number of particles. तो यहाँ पे पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल and nth particle. So the body is supposed to be made up of n particles, each of mass m1, m2, m3, mn, so on. तो हमने अज्यूम किया है, इट इज एन अजम्पशन. ये अजम्पशन याद रहना चाहिए क्योंकि आखिरी में इक्वेशन आने के बाद हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे. सो दिस बॉडी इज assumed to be made up of n number of particles of masses m1, m2, m3, so on. ये जो particles हमने लिए हैं, all these particles they are at some different distance from the axis of rotation. अब प्रॉब्लम ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस. वी कैन मेजर डिस्टेंस फ्रॉम हियर आल्सो, वी कैन मेजर डिस्टेंस फ्रॉम हियर आल्सो. तो हम लोग हमेशा मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज मिनिमम डिस्टेंस. सो लेट दिस पार्टिकल्स आर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, r2, r3 and so on, rn from axis of rotation, right? इतना आपने बता दिया. बॉडी क्या है, एक्सिस रोटेशन क्या है. बॉडी इज मेड अप ऑफ n particles, masses m1, m2, m3, so on, at perpendicular distances r1, r2, r3, r and so on. So next thing is when this body rotates, each particle of the body performs circular motion. हमने कल ही देखा था. So as the body rotates, each particle performs circular motion. मतलब हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा.
हमें क्या फाइंड करना है, हमें रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। बॉडी किससे बना है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है। मतलब हर एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हर एक के पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं सबका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके उसको ऐड करता हूं तो मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। मतलब आई विल गेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी, राइट। सो जो कुछ भी आपने यहाँ पे, I will revise it, and while revising you will also write it down, but for the time being it is important to follow steps. First thing is, even though omega मतलब angular speed of, अगर एक रिजिड बॉडी है वो रोटेट हो रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा। मतलब each particle is rotating or performing circular motion with the same speed omega, but linear speed will be different. Why? Because we have learned v is equal to r omega. Omega, even if omega is constant, omega भले ही constant हो, लेकिन linear speed v जो along tangent होता है, if you remember, any particle performing circular motion, linear speed is along tangent, and that linear speed depends on distance from the center. हर एक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग है, which means even though each of this particle is performing circular motion with constant omega, but v is different. Why? Because r is different. तो पहले पार्टिकल का स्पीड होगा v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा। सिमिलरली nth पार्टिकल का स्पीड होगा rn omega. Now since this body is performing rotational motion, all the particles are performing circular motion. Circular motion मतलब motion, motion मतलब kinetic energy. तो kinetic energy of each particle, of first particle let us say, is equal to half m1 v1 square, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का बेसिक इक्वेशन है हाफ mv स्क्वायर। तो पहले पार्टिकल का मतलब जो पहला पार्टिकल यहाँ लिया है मैंने m1 जिसका मास था, उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो इसको आप लिखोगे हाफ m1 v1, यू हैव ऑलरेडी रोट r1 ओमेगा 1 मत लिखना, बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर स्पीड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल नंबर 1। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल नंबर 2 विल बी हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल इज हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। गुड। व्हाट वाज आवर टास्क? हमेशा याद रखना कि करना क्या है। अगर आपको वो नहीं याद है तो यू विल नेवर गेट एन इक्वेशन। क्या कर रहा था? रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था, राइट। रोटेटिंग बॉडी किससे बना है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मैं सारे के सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते गया तो मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी मिलेगा। तो सिंस दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n number of particles, so kinetic energy of rotating body मतलब rotational kinetic energy will be equal to sum of addition of all kinetic energies of all the particles. So ke1 plus ke2 plus ke3 plus ke4 up to ken. Good? Are we good? बहुत सिंपल टॉपिक है, राइट। Now we need to add this. तो how do you add this? आपके पास पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी था हाफ m1 v1 स्क्वायर मतलब r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल का था हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तीसरे पार्टिकल का था हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। nth पार्टिकल का था हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
राइट। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम यहां से हाफ कॉमन निकाल लेंगे और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकालेंगे, बट उसको मैं बाद में लिखने वाला हूं जस्ट टू कंपेयर विथ सम इक्वेशन। हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। गुड। तो अब ऐसा तो हमारे बॉडी में 10,000 पार्टिकल हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, तो हम कैसे लिखते रहेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, लिखते रहो फिर। So there is something called as Einstein summation convention. What we do is you need to check m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square. तो मैं बोल सकता हूं summation over I runs from, कहां से चालू हुआ 1 से कहां तक गया n तक, 1 to n mi ri square। तो ये पूरा ब्रैकेट यू कैन रिप्लेस बाय जस्ट सिंगल टर्म। कैसे? पहले आई की वैल्यू 1 डालो, m1 r1 स्क्वायर, फिर सम करो प्लस 2 डालो m2 r2 स्क्वायर, फिर प्लस करो। तो दिस इज अ शॉर्टकट नोटेशन, शॉर्ट नोटेशन फॉर दिस ब्रैकेट। तो ये आ गया आपके पास समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर omega square. Good? Are we good up to this point? Now, if you remember, first of all, if you know what is translation motion, what is translation motion? When the center of mass, यहाँ पे center of mass बोलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम एक्सटेंडेड बॉडीज की बात कर रहे हैं। अगर एक सिंगल पार्टिकल होता तो पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मूव होता है हम बोलते हैं लीनियर मोशन, क्योंकि मोशन लीनियर ही है इनफैक्ट। बट जब बात होती है एक्सटेंडेड बॉडीज की, लाइक अ बॉल, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट अप्लाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हियर। क्यों नहीं? क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड थे ओनली फॉर पॉइंट पार्टिकल। ये पॉइंट पार्टिकल है क्या? नहीं। इसलिए फिर हम अज्यूम करते हैं सेंटर ऑफ मास। देन वी से सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ पॉइंट where whole mass of the body is supposed to be concentrated। क्यों? फिर मुझे अगर ये बॉडी मूव हो रहा है और मुझे बोलना है कि इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, किसका v? ये इस पॉइंट का v, इस पॉइंट का v या इसका? तो हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं इन शॉर्ट। तो जब भी एक्सटेंडेड बॉडीज की बात होती है, फुटबॉल को किक मार दिया, फुटबॉल इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। यू नीड टू नो दिस। गुड। देन what else we need to know? सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज ये है। जब एक्सटेंडेड बॉडीज की बात करते हो आप, तो इन दैट केस सिर्फ लीनियर मोशन नहीं होता, बॉडी कैन रोटेट ऑल्सो। और हम लोग रोटेशनल मोशन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो जब एक्सटेंडेड बॉडीज की बात होती है, इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर की जगह पे हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये होता है कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। है स्ट्रेट लाइन मोशन ही, सिर्फ बॉडी क्योंकि पार्टिकल नहीं है इसलिए हम उसको लीनियर की जगह पे ट्रांसलेशनल मोशन नाम देते हैं। गुड, दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो अगर इफ यू रिमेंबर, एंड ऑफ कोर्स यू रिमेंबर, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ a ball, for example sphere, moving along straight line, half m v square। गुड, मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, राइट? हाफ समथिंग इनसाइड ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर, राइट? कंपेयरिंग विथ, if you compare this with translational kinetic energy, इसलिए मैंने बताया कि translational kinetic energy का मतलब क्या होता है, what is translational motion you should know। So comparing with translational kinetic energy, that is
के ई ट्रांसलेशनल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करोगे तो व्हाट डू यू नोटिस, हाफ यहां पे भी, हाफ यहां पे भी। ये लीनियर मोशन था तो लीनियर वेलोसिटी था v, ये रोटेशनल मतलब एंगुलर मोशन तो यहाँ पे है ओमेगा, v का स्क्वायर था, ओमेगा का स्क्वायर था, मतलब बोथ इक्वेशंस मोर और लेस आर सेम। इसका मतलब m शुड बी एनालॉगस टू समेशन mi/ri स्क्वायर, मतलब m जो रोल परफॉर्म कर रहा था कहां पे, ट्रांसलेशन में, और m क्या रोल परफॉर्म करता था, who was stopping the body to change its state, inertia, very good। so यहां पे स्ट्रेट लाइन मोशन में मास was inertia, तो रोटेशनल मोशन में जो ब्रैकेट में टर्म आया समेशन mi/ri स्क्वायर, ये इनर्शिया है। so what do we see is summation I runs from 1 to n mi/ri square is analogous to, analogous मतलब similar not same, analogous to mass in linear motion or translation motion, right? Therefore summation I runs from 1 to n mi/ri square is called as moment of inertia, moment of inertia, or it is also called as rotational inertia, because this is the quantity which provides inertia to rotational motion, correct? Now mass was measured in kilogram, पर यहाँ पे तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर है, तो इसका SI यूनिट क्या आएगा? एंड बाय द वे बिफोर आई राइट SI यूनिट, इस क्वांटिटी को हम लोग डिनोट करते हैं विथ I, तो M की जगह पे आप लिखोगे I स्टैंड्स फॉर इनर्शिया, पर यहाँ पे I स्टैंड्स फॉर रोटेशनल इनर्शिया, वहां पे M था ट्रांसलेशनल इनर्शिया, यहाँ पे I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया। गुड, तो SI यूनिट, यूनिट्स, मास किस में मेजर करते हैं? मास kg, है ना? और उसके बाद यू हैव R स्क्वायर, तो किलोग्राम मास से आया, R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर करते हो? मीटर, उसका स्क्वायर है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आ गए SI यूनिट्स। तो डायमेंशंस भी आपको फाइंड करने हैं, डायमेंशंस ऑफ I, हाउ डू यू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ I? m1 मास रेज टू 1, लेंथ रेज टू 2, ये आ गए डायमेंशंस ऑफ, ये करंट नहीं है, वी आर नॉट इनटू करंट इलेक्ट्रिसिटी, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट चार्जेस, ये हम लोग डायनामिक्स मतलब मोशन, किसका मोशन? रिजिड बॉडी का मोशन। गुड, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद करंट, ये करंट नहीं है बाय द वे। गुड, गोइंग बैक टू द प्रीवियस पेज, हमने स्टार्ट कहां से किया था? वी सेड हमारे पास एक रिजिड बॉडी है मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल यहां, दूसरा वहां, तीसरा कहां कहां, तो बेसिकली दो पार्टिकल के बीच में देयर इज सम गैप, सम एम्प्टी स्पेस, ऐसे मास कॉन्फ़िगरेशन को आप बोलते हो डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन। सो एग्जैक्टली ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन जो आप बैठे हो, दिस इज डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन। अगर नॉर्मल डेज होते तो यू नो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, है ना, उस केस में क्या होता है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डेरिवेशन हमने किया है अज्यूमिंग डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, सो अगर आपके पास मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब एक पार्टिकल, फिर एम्प्टी स्पेस, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर एम्प्टी स्पेस, फिर तीसरा पार्टिकल, फिर एम्प्टी स्पेस, तो इस केस में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को लिखा समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n mi/ri स्क्वायर। ओके,
बट इफ अगर आपके पास मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता आपके पास, हाउ डज इट लुक लाइक, आई विल शो, डोंट वरी। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, मास इज एवरीवेयर, ओके, हर जगह पे मास है, ऐसा नहीं है एक पॉइंट फिर नथिंग फिर दूसरा पॉइंट, वैसा नहीं है, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली। एंड नाउ इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन रोटेशन ऑफ सच बॉडीज जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, तो I का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज होता है, यूनिट सेम रहेंगे, डायमेंशन सेम रहेंगे क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है। कैसे चेंज होता है? समेशन की जगह पे आप लिखते हो इंटीग्रेशन। तो जब मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो तो यू रिप्लेस समेशन विद इंटीग्रेशन। mi, what was mi? mi was mass of some particle at a distance of r है, यहां तो पार्टिकल है नहीं, फिर हम अज्यूम करेंगे कि let us say we have some mass element। देखो वर्ड कैसे चेंज होते हैं, पहले वहां पे पॉइंट मास था डिस्क्रीट में, अब यहाँ पे मास एलिमेंट है जिसका मास है dm, सो दिस मास एलिमेंट हैज मास dm, dm मतलब स्मॉल मास, राइट, गुड। इस dm मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा r, ओके। मुझे जब पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ कंटिन्यूअस dm 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 एवरीवेयर। मैं गैप दिखा रहा हूं बट एक्चुअली देयर इज नो गैप, ओके। सो फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव सच, आपके पास ऐसे छोटे छोटे मास एलिमेंट पूरे बॉडी में है, तो जब बॉडी रोटेट होगी तो हर एक मास एलिमेंट रोटेट होगा, जब हर एक मास एलिमेंट रोटेट होगा तो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हर एक का, तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। फॉर्मूला क्या था? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पे मास की जगह पे क्या लिखा है हमने? dm, तो dm, डिस्टेंस r तो r स्क्वायर। आगे आपके पास फॉर्मूला फॉर moment of inertia of a continuous mass distribution, good, easy है। तो how to remember, why? Because I don't want you to memorize, रट्टा नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए। तो if I ask you this question in exam, derive an equation for rotational kinetic energy या फिर write a note on moment of inertia of a rotating body, okay। तो सबसे पहले you need to start with consider a rigid body of any shape rotating about an axis passing through some point O with constant angular speed omega। यहां से स्टार्ट करना है। Assume the body is made up of n number of particles with masses m1, m2, m3 and so on. Good. The distance, perpendicular distance, क्योंकि हमको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। The perpendicular distance of each of this mass is r1, r2, r3 and so on from axis of rotation, मतलब from point O, right? We know that, what we know, when the body rotates with constant omega, each particle of the rotating body performs circular motion and linear velocity is given by v equal to r omega. Even though omega is constant for all the particles, but v is not the same because all these particles are not at the same distance from the axis of rotation. Therefore, v1 equal to r1 omega, v2 equal to r2 omega. So linear speeds of all the particles performing circular motion are given by this: v1 r1 omega, v2 equal to r2 omega, and so on and so forth, right? Correct. Since
all these particles are performing motion, circular motion. All these particles have kinetic energy which are given by kinetic energy of first particle is half m1 v1 square, that is half m1 r1 square ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v था v1 था r1 ओमेगा। बोर्ड ऑफ क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत जगह पे m1 की जगह पे m लिख देते हैं और ओमेगा की जगह पे ओमेगा 1 लिख देते हैं। वो स्पेशल केस है, जब आप बोलते हो हर एक पार्टिकल का मास सेम है तब लिख सकते हो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल केस, बिकॉज डिस्क्रीट में अभी आप डिस्क्रीट हो, क्या सबका मास सेम है? नहीं, किसी का 50 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 80 भी होगा, सो डजंट मैटर रियली, एंड यू आर नॉट रोटेटिंग ऑफ कोर्स एनीवेज। तो सिमिलरली ये लिखने का तरीका होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे पास स्पेस लिमिटेड है, और ऑफ कोर्स मार्क्स तो लिमिटेड ही है, तो यू कैन नॉट गो ऑन राइटिंग एवरीथिंग इन डिटेल। सिमिलरली एक बार बता दिया ना, सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड डॉट 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 करते जाना, एंड देन फाइनली यू नीड टू राइट लाइक दिस। फिर आगे एक स्टेटमेंट आना चाहिए which should say, since the rotating body is made up of this n particles, hence the total kinetic energy possessed by the rotating body is equal to sum of addition of all kinetic energies of all the particles. Therefore, kinetic energy of rotation is equal to kinetic energy 1 plus kinetic energy of second particle, and so on so forth. Then you just need to substitute again. तो करते रहो, half m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega square, and so on. फिर इसमें से आप हाफ कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में लिखोगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, और यहां से आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे। गुड। फिर ये जो हाफ और जो ब्रैकेट में था m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, इन सबका एडिशन जो था, आई विल राइट दिस इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म विच इज समेशन I runs from 1 to n mi ri स्क्वायर, और यहां पे ओमेगा स्क्वायर, राइट। अल्टीमेटली टॉपिक का नाम ही था, क्या था? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एनालॉगस टू मास। टॉपिक में ही था, मतलब आपको कंपेयर करना है किसको? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को। फिर आप बोलते हो कि हमें पता है, क्या पता है? ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन इज हाफ m v स्क्वायर। फिर जब आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे लीनियर स्पीड का स्क्वायर है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो मास है और यहाँ जो ब्रैकेट में टर्म है, दिस ब्रैकेट टर्म शुड बी एनालॉगस टू मास। मतलब मास ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन में इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा था, मतलब अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ पे इनर्शिया रोटेशनल मोशन में समेशन mi ri स्क्वायर ये क्वांटिटी दे रहा होगा। तो क्योंकि ये इनर्शिया रोटेशनल मोशन का है, इसको बोल देंगे रोटेशनल इनर्शिया, या फिर मैंने कल बताया था जब भी रोटेशन की बात होती है तो आप मोमेंट वर्ड यूज करते हो, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि टॉर्क में भी मोमेंट ऑफ फोर्स था, मोमेंट ऑफ कपल था, यहाँ पे भी मोमेंट इज समथिंग इन फिजिक्स, इट इज नॉट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एट दिस मोमेंट मतलब अब इस टाइम पे, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। यहाँ पे मोमेंट रोटेशनल मोशन में मोमेंट मतलब रोटेशन, सो यू नीड टू नो दिस। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। पर यहाँ पे हमने व्हाट वी हैव डन इज mi ri स्क्वायर, मतलब
एक पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर तीसरा पार्टिकल. सो यू हैव डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन. और आदत डाल लो, क्योंकि बाद में जब जेडब्ल्यू नीट के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो डिस्क्रीट ऐसा वर्ड आता है, पता ही नहीं होता डिस्क्रीट क्या है. And then you say, we don't remember formula, because formula is the same. Mi RI square discrete में और continuous में, क्योंकि mass distribution continuous था, तो वही है mass distance square, सिर्फ summation की जगह पे integration लगाया है हमने, that's it. और ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे. ऐसा इसलिए किया जाता है. Now the question is, if you go back to the formula again, there is a lot of hidden information. इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इस छोटे से फॉर्मूला में. What this formula tells you is, moment of inertia depends on, किस पे डिपेंड करता है, मास. और स्पेसिफिकली बात करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, है ना. हो सकता है एक बॉडी है हमारे पास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे ज्यादा मास है, यहाँ पे कम मास है, यहाँ पे थोड़ा अलग मास है, यहाँ पे और अलग मास है. तो इट डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली मास बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, है ना. तो अब कंपेयर करो, मेरे पास एक रिंग है, रिंग तो पता होगा आपको. रिंग मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एट द सर्कम्फरेंस. हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग है, तो आई हैव अ रिंग विच इज रोटेटिंग. गुड. वेयर इज मास? मास इज ओनली एट द सर्कम्फरेंस. गुड. हमारे पास एक डिस्क भी हो सकता है. वेयर इज मास? मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्क, राइट. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा था? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे. मतलब डेफिनेटली इवन दो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स रोटेट हो रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं आने वाला, बिकॉज ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स. और किस पे डिपेंड करता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस of that mass from axis of rotation. Correct? Right? So this is a right point where you need to define what is moment of inertia, and everything will go in notes, so don't worry. Here you are trained to write in exam without rectification, so please. अब फॉर्मूला है ना, तो डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे डिफाइन करोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया इज डिफाइंड एज, सबसे पहला क्या दिख रहा है? sum. It is defined as sum of, फिर क्या दिख रहा है? product. It is defined as sum of product of mass of each particle and square of distance of each particle from axis of rotation. हो गया definition. कैसे define करोगे? Moment of inertia or rotational inertia of a body is defined as sum of product of mass of each particle and the square of distance of each particle from the axis of rotation. Done. एक मार्क मिल गया आपको just for definition. Good. Right. तो once you know कि moment of inertia किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो मैंने अगर आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट दे दिए, मैंने बोला एक रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो. आई हैव अ हॉलो स्फीयर, फोकल लाइक अ प्लास्टिक बॉल, लाइक अ फुटबॉल, और इफ आई गिव यू लेदर बॉल फिल्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. तो फाइंड करते आना चाहिए. नाउ विल स्टार्ट विद बेसिक. व्हाट इज बेसिक? थिन यूनिफॉर्म रिंग. तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज अ रिंग. रिंग is a two-dimensional object, क्योंकि टू डायमेंशन है ना. टू डायमेंशन कैसे है? रिंग कैसे ऐसे ड्रॉ करोगे ना रिंग, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो इट इज अ टू-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, राइट, इन विच मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. कहां पे है मास? कहां पे है? सर्कम्फरेंस पे.
So ring is a two-dimensional object in which mass is distributed uniformly at the circumference. यूनिफॉर्मली मतलब कंटिन्यूअस तो ठीक है, कंटिन्यूअस होगा नहीं तो रिंग कहां से बनेगा? तो रिंग तो बन ही नहीं सकता ना। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, इट्स नॉट रिंग। देयर आर 5 पार्टिकल्स। ओके, राइट। यूनिफॉर्म तो है, कंटिन्यू, यूनिफॉर्म मतलब क्या? कंटिन्यूअस तो है। यूनिफॉर्म मतलब ये होता है, सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया डी, और मैंने सेम एरिया यहाँ पे लिया डी, तो दोनों में इक्वल मास होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 ग्राम है तो यहाँ पे भी 1 ग्राम, क्योंकि एरिया एलिमेंट सेम थे, राइट। फिर यहाँ पे भी लिया तो भी इट शुड बी 1 ग्राम। सो यू से दैट a ring is uniform if there is equal mass in all the small area elements. Area element same तो mass same, that is uniform. Okay, तो पहले तो आप first thing that you need to do is to define what is a thin uniform ring. Okay, ring मतलब mass is at the circumference, thin मतलब of course thickness बहुत कम है इसका, right? So thin ring means the ring is of negligible thickness. फिर आप बोलोगे यूनिफॉर्म मतलब क्या? If the mass in each small element is same, then the ring is said to be a uniform ring. Good? ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, you have to write. Okay? I will put everything in notes, but you need to understand. अब हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले इसको रोटेट करवाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे लेट दिस रिंग रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग। तो रिंग है, रिंग को परपेंडिकुलर है एक्सिस, राइट। तो रिंग को परपेंडिकुलर जा रहा है एक्सिस। सो कंसिडर दिस रिंग इज रोटेटिंग with some velocity omega about an axis passing through its center and perpendicular to the ring. हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन r² dm। You know what is so interesting here is कि मैं इस पूरे के पूरे रिंग पे कोई भी एलिमेंट लूं, इफ आई टेक एलिमेंट ओवर हियर, और इफ आई टेक एलिमेंट ओवर हियर, और इफ आई टेक सम एलिमेंट ओवर हियर, या फिर कहीं पे भी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ द रिंग है, क्योंकि सेंटर से वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम डिस्टेंस पे होंगे, राइट। सो यू ऑलरेडी नो property of integrals, and that tells you what is property of derivative and integrals. Constants can be taken out, right? तो constant को बाहर निकाल लो, ये constant है, करेक्ट। इंटीग्रेशन ओवर dm मतलब ये कि हमने अज्यूम करके रखा है ये रिंग जो है ये स्मॉल एलिमेंट्स और हर एक का मास dm है, इससे बना हुआ है। तो मैं जब सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करूंगा, मतलब इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm। क्या मिलना चाहिए? मास, मतलब कौन सा मास? टोटल मास। तो लेट अस से टोटल मास ऑफ द रिंग वाज m। So this will change to I equal to r² into m, since integration over all the elements of ring is its total mass. So therefore I ring, moment of inertia of ring is nothing but mr², right? आ गया फॉर्मूला। बट फॉर्मूला ये जो हमने बनाया है ये अंडर स्पेसिफिक कंडीशन है। स्पेसिफिक कंडीशन कौन सा था? रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर से। हो सकता है आपका रोटेशनल एक्सिस यहां से पास हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा।
फिर हम उसके लिए बाकी थ्योरम देखेंगे। दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हम क्यों सॉल्व कर पाए और इंटीग्रेशन से ही क्यों सॉल्व किया, देयर इज अ रीजन। क्योंकि जब एक्सिस सेंटर पे था तो हमने अज्यूम किया कि ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम करो, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स विथ मास dm 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 dm। तो जब रिंग रोटेट होगा, हर एक dm रोटेट होगा और हर एक dm इक्वल डिस्टेंस पे था, इसको बोलते हो सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलास डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन से आप कब फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर से हर एक मास एलिमेंट सेम डिस्टेंस पे था, राइट। अगर मैं इसी एक्सिस को यहां पे रखता तो नहीं कर सकते, क्यों? एक तो मास एलिमेंट खुद एक्सिस पे बैठा है, उसके तो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? किस पे डिपेंड करता है? आई। आई किस पे डिपेंड करता है? आई इक्वल टू समेशन एम आई आर आई, डिस्टेंस। अरे ये खुद ही एक्सिस पे बैठा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर जो एक्सिस पे है उसके लिए आई इज जीरो। फिर अगर मैं यहां पे एक एलिमेंट लेता हूं, वो पास में है, यहां पे लेता हूं तो वो दूर है, तो इन सच केसेस यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए हम बाद में थ्योरम देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज you can directly find out moment of inertia of any body. I am repeating it, any body, if the mass distribution is symmetric. तो similarly अभी रिंग था तो हम लोग डिस्क ले सकते हैं। By the way, that I will take tomorrow, but just to give you a rough idea, ये हमारे पास हो गया डिस्क। और आपको पता है डिस्क मतलब इट इज प्लेट। प्लेट मतलब आपको पता है व्हाट इज प्लेट, मास इज एवरीवेयर। ओके, तो रिंग मतलब मास इज ओनली एट द सर्कमफरेंस, वेयर एज डिस्क में मास इज एवरीवेयर। सो नाउ इफ आई टेक दिस डिस्क और इसको रोटेट कर रहा हूं मैं अबाउट सेंटर, तो ये सेम मेथड यूज करके आप आई फाइंड कर सकते हो। पर अगर मैंने एक्सिस यहां लिया होता तो यू कैन नॉट। तो उसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, that we will do later, of course. So today we just wanted to develop basic idea of what is moment of inertia, what is kinetic energy of rotation, what is formula of moment of inertia for discrete and continuous mass distribution, and how to find out moment of inertia of bodies which have symmetrical mass distribution. इतना ही आज का हमारा टारगेट था। सो दैट्स इट। सो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग, विल गिव यू टाइम टू नोट एंड आस्क क्वेश्चंस इफ एनी।